बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर घर के इलेक्शन के हवाले से, यानी कि अमेरिकन इलेक्शंस की बात की जा रही है। और ये ताज जो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है वो किसके सर जाता है, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन। मैं बात करूंगा ट्रंप के हवाले से या कैमला हैरिस के हवाले से, लेकिन बात ये आती है कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला कहा जा रहा है। कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कैमला हैरिस जो हैं वो थोड़ी सी लीड पे हैं, लेकिन फेवरेट करार दी जा रही हैं। इसी तरह का क्लेम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी जा रहा है। जो एक नेक टू नेक की मैंने बात की है उसके अंदर हमने कुछ कशीदगी, ज़बानी गोलाबारी, और उससे पहले उनकी कैंपेन जब शुरू हुई थी उनको टारगेट भी किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करें, जो बाइडन ने एक बात की जिसमें उन्होंने उनके वोटर्स को, सपोर्टर्स को कचरा कहा, जिसका जवाब उन्होंने एक कचरे का ट्रक चलाकर एयरपोर्ट पे उतरते ही अपना मैसेज पहुंचाया। अपने कन्वीनियर्स के हवाले से बात की जाए या कैंपेनर्स के हवाले से बात की जाए या वोटर्स को सपोर्ट करने के हवाले से बात की, उन्होंने कहा मैं ओन करता हूँ, और अगर ये कचरा है तो आपके लोग क्या है। इसके अलावा अगर हम देखें, एक नई तारीख रकम होने जा रही है जिसमें अगर कमला हैरिस आती हैं तो जिस ताकतवर घर की हम बात करें अमेरिकन इलेक्शन की, तो तारीख की पहली खातून सदर होंगी। और अगर ट्रंप आते हैं तो वो भी रिपब्लिकन के लिए एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक तारीख के हवाले से एक जैसे कह सकते हैं हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन एक बात जिसका अंदिया दिया गया और ट्रंप ने कहा हार की सूरत में वो नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। हमने माजी के इलेक्शंस में भी ये देखा कि रूस के हवाले से उसके अंदर इंटरफेरेंस की बात की गई थी और क्लेम किया गया था। फिर जो तहकीकात होती रही उसको भी अगर हम बात करें तो उसमें यह कहा गया था कि रूस के साथ तो इन्होंने मिलके, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने गेम खेली थी और एक फिल्दी गेम थी जिसमें इन्वेस्टमेंट भी वहां से आई और जिसको प्रूव करने के लिए बात की जाती है, उनके कारोबार के हवाले से बात की जाती है। तो ये सारी कहानी जो है ये अब कुछ 4 दिन की मेहमान है। ताकतवर तरीन मुल्क के इस खिते के ऊपर क्या असरात होंगे, आलमी सियासत में क्या असरात होंगे, क्योंकि हम यूनिपोलर और बायपोलर की बात, बल्कि मल्टीपोलर की अगर आप बात करें तो वो भी हम देख रहे हैं। एक साइड पे ब्रिक्स है, दूसरी साइड पे ट्रंप का पुल आउट करने का इरादा, यानी कि अफवाज और जंगों के खात्मे की बात कर रहे हैं। तो ये किसके मफाद में, किसके मफाद में नहीं, पाकिस्तानी सियासत पे क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारी भी एक जमात इसके ऊपर क्लेम कर रही है कि शायद इनके आने से, ट्रंप के आने से कुछ मामला जो है वो किसी और रुख पे चले जाए। तो इन तमाम पहलुओं को हम देखेंगे। मेहमान शुरा का मैं तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर भी हैं, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। खुश आमदीद कहते हैं डॉक्टर साहिबा आपको। अली फुरकान फ्रॉम VOA यानी कि वॉइस ऑफ अमेरिका हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हामिद उल मशरिकी साहब ने, जो कि रिनाउंड इंटरनेशनल एनालिस्ट है, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। थोड़ी देर में आसिफ अली भट्टी सीनियर तज्जियाकार हैं अमेरिका से, हमारे साथ मौजूद होंगे। मारिया साहिबा, पहला सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। ये एक कशमकश और एक जिसे कहते हैं नेक टू नेक इलेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन कुछ जो इशारे मिल रहे हैं कि ट्रंप का जीतना मुश्किल है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि मैं नताइज नहीं मानूंगा। हमारी उनके एडवाइजर पाकिस्तान आए हुए थे, उनसे वन ऑन वन गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा शायद ये अमेरिका की तारीख के आखिरी इलेक्शन हो। कैसे देखती हैं आप इसको? देखिए, बात दरअसल ये है कि जहां दुनिया में तब्दीली आ रही है वहां अमेरिका के अंदर भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। उसमें एक सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अमेरिका को पहली दफा, अगर आप उनकी मुख्तसर हिस्ट्री को देखते हैं 100 साल, तो पहली दफा जो है ना सिर्फ उनको अपनी जंगों के लिए पैसे देने पड़े हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कहते हैं कि एक तरह से उनको वहां तक जाना पड़ा है जहां तक वो सोच भी नहीं सकते थे अपने तमाम जो एलाइज हैं या इत्तेहादी हैं उनके दिफा के लिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका और चीन के दरमियान जो एक तरह से जंग चल रही है, सबसे ज्यादा कि जी इकोनॉमिक, इक्तिसादी तौर पे कौन जो है दुनिया कंट्रोल करेगा, उसके अंदर भी नेक टू नेक जो है मुकाबला है। और उस मुकाबले के अंदर जो तगोदो के अंदर जाहिर है इसमें अमेरिकन जो डॉलर है उसको जो है बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, उनकी जो हिकमत अमली है उसको भी बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, जो सैंक्शंस अप्रोच की बेसिस पे थी, जिसमें ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, इस तरह के तमाम, यानी कि आप कह सकते हैं 80% दुनिया जो है इस वक्त अमेरिका की सैंक्शंस की लिस्ट के अंदर है। सही। इसके अलावा तीसरी जो चीज थी अमेरिका की सबसे बड़ी, जो आप कह सकते हैं खारजा पॉलिसी का हिस्सा है, वो 2 चीजों पे था। एक जो है उनकी दिफाई इंडस्ट्री के ऊपर, और दूसरा ये कि उनकी जो इत्तेहादी थे उस दिफाई इंडस्ट्री के ऊपर मोनोपोली रखते थे, और साथ ही साथ जो है उनकी जो दुनिया की इक्तिसादी लीडरशिप है वो उनके पास थी। इस वक्त ये दोनों चीजें चैलेंज हो रही हैं, चाइना से, तुर्की से, पाकिस्तान से, यानी जो मिड टीयर जो आप एक तरह से कह सकते हैं दिफा की जो सनत है, वो इस वक्त अमेरिका की उसके ऊपर 100% मोनोपोली नहीं है, और ना ही
उनके इत्तेहादियों की। और इसके अलावा दुनिया में एक बहुत बड़ी जो है 2 तरह की जंगें चल रही हैं, एक मशरिक वस्ता में और दूसरी तरफ जो है आप एक तरह समझ सकते हैं यूक्रेन के अंदर। यूक्रेन यूक्रेन की रशिया। जंग अमेरिका के लिए अच्छी है और यूक्रेन रशिया की जंग जो है वो अमेरिका के लिए बेहतर है। मशरिक वस्ता की जंग जो है अमेरिका के लिए बिल्कुल भी बेहतर है और ना ही अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, क्योंकि उस तरफ जो है उनके इत्तेहाद भी है, उनकी चीजें भी हैं और साथ ही साथ अमेरिका को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। अब ऐसी सूरत हाल में जो अंदरूनी तौर पे अमेरिका में हो रहा है वो आप एक तरह समझ सकते हैं कि एक सिविल वॉर की बेसिस बन रही है। इस सिविल वॉर की बेसिस के अंदर एक तरफ अमेरिकन नेशनलिस्ट है जो ये कहते हैं कि अमेरिका की ये जो खारजा पॉलिसी थी या जो हिकमत अमली थी वो फॉल्टी रही है और उसका जो फायदा है वो अमेरिकन आवाम को नहीं हुआ है। उसका फायदा उनके इत्तेहादियों का हुआ है, उसका फायदा कुछ कॉर्पोरेशंस को हुआ है, उसका फायदा उन तमाम लोगों के ऊपर हुआ है जो कहते हैं कि जी हम लिबरल डेमोक्रेसी पे बात करें, लेकिन जो एक तरह अमेरिकन ड्रीम थी वो हिंदुस्तान चली गई है, वो कनाडा चली गई है, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया यानी अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक के पास चली गई, लेकिन अमेरिकन अवाम तक नहीं पहुंची है। तो एक बहुत बड़ा जो चंक है अमेरिका के अंदर वो इस वक्त अल्ट्रा नेशनलिस्ट का है जो समझते हैं कि ट्रंप उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इन ल्यू विद द प्रीवियस इलेक्शन रिजल्ट्स अगर हम देखें जो कुछ अमेरिका में हुआ और अगर हम उस चीज को कोट करें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि रिएक्शन उससे कहीं बढ़ के होगा, जिस तरह ट्रंप साहब ने इंदिया दिया है कि मैं तस्लीम नहीं करूंगा अगर मुझे हराया गया। देखिए इस वक्त जो अंदरूनी पल्स है अमेरिका के अंदर वो यही है कि ट्रंप जो है यकीनी तौर के ऊपर टॉप कैंडिडेट के ऊपर आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ अमेरिका की जो इत्तेहादी हैं, जो इस वक्त अमेरिकन डेमोक्रेट्स की जो एक तरह से आप कह सकते हैं खारजा हिकमत अमली, खारजा की हिकमत अमली है जो अपनी खारजा पॉलिसी में अख्तियार किए हुए हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि अमेरिकन सेंचुरी बरकरार रहेगी। उनकी जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनका जो जाविया है वो यही है, वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जितनी भी जंगें की हैं वो सारी की सारी जो जितनी भी मुदाखलत की है उन्होंने दुनिया में वो अमेरिका के एक तरह से मफाद में की है और अमेरिका को वो तरजीह और वो बरतरी जो है मेंटेन करने के लिए की गई है। इसलिए जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसके तमाम तर वोट अमेरिकन डेमोक्रेट्स के साथ हैं। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी जो है उनको आपको उनका जोर नजर आता है, तो एक तरह से आप समझ सकते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका नैरेटिव नजर आता है। ठीक है, आपकी बात को मैं इसको सेकंड करता हूं। जो डेमोक्रेट्स हैं वो प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और वो उनके साथ उनका गठजोड़ है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है और वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट है और ट्रेड वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर फर्क है, बायलैटरल ट्रेड वर्सेस मल्टीलैटरलिज्म। और एक तरह से जो जंगें हैं दूसरी जो दुनिया के अंदर मुदाखलत है, ट्रंप उसके मुखालिफ हैं। वो समझते हैं कि इन मुदाखलत की वजह से अमेरिका की जो पॉलिसी है, जो अमेरिका की जो पोजीशन है दुनिया में, उसको ठेस पहुंचा और अमेरिका को अपनी इस पॉलिसी को रिव्यू करने की जरूरत है। जी बिल्कुल मारिया, मैं बल्कि दोबारा इस बात की पिछली तारीख को दोहराते हुए कहूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तो कुछ सवालात आपसे पहले कर लिए जाएं। क्या आप समझती हैं कि जो पिछले इलेक्शन के बाद नताइज हुए, जिसको अमेरिका का 9 मई डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान के अंदर, इसको कोड किया जाता, कोड अनकोड बात की जाती थी पाकिस्तान के हालात के मुताबिक, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? एक जमात तो क्लेम करिए वो आ गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये तो गलत बात करें, क्योंकि जो अगर आप माजी से लेके अभी तक देखते हैं तो जो रिपब्लिकन्स हैं उनके हमेशा जो ताल्लुकात हैं आपकी अस्करी क़यादत के साथ और पाकिस्तान के साथ हमेशा बेहतर रहे हैं। इसके मद्दे मुकाबले जो डेमोक्रेट्स हैं उनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बेहतर रहे हैं और हिंदुस्तान के साथ न सिर्फ उनका खर्चों रहा है बल्कि जो अहम मायदे हैं वो जो है डेमोक्रेट्स के साथ ही जो है इस खित्ते में भी तय पाए हैं और उसके अलावा जो बैन अवी जंगे हैं उसके अंदर भी। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट है वो यही है कि जो अफगान जंग के अंदर उनका जाविया था वो, और उसके बाद जिस तरीके से वो आगे बढ़े और जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ जंगों के अंदर अमेरिका की खारजा पॉलिसी को मतलब तब्दील भी किया, उसको इस्तेमाल भी किया और फिर उस पर एक नैरेटिव भी बिल्ड किया, तो उसमें वो ये समझते हैं कि अगर डेमोक्रेट्स ये समझते हैं कि अगर अंदरूनी तौर पर मुदाखलत करनी पड़े अमेरिका को तो अमेरिका कर सकता है, अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन इसके मद्दे मुकाबले रिपब्लिकन्स का ख्याल ये है कि जो भी ताकत के हल्का असर है उनको अमेरिका के साथ चलना चाहिए और अगर वो उनके साथ चलेंगे तो शायद अमेरिका के मफादात बेहतर तरीके से। जी मारिया, आप हमारे साथ रहिएगा। जी आप हमारे साथ रहिएगा। आसिफ अली भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं अमेरिका से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं और मैं सवाल आगे लेके चलूंगा। अली फुरकान साहब, क्योंकि आप बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे से भी हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका से भी हैं, पल्स आपके पास भी है, मैंने बात कोट की है एडवाइजर टू ट्रम्प की जो पाकिस्तान आए हुए हैं, मुलाकात हमारी सबकी इकट्ठी हुई, उन्होंने कहा कि शायद अगर हालात ऐसे हुए कि ट्रम्प साहब ने जो इंदिया दिया है कि मैं रिजल्ट तस्लीम नहीं करूंगा अगर उनको हराने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि शायद ये अमेरिका की तारीख के आखिरी इलेक्शन हो, यानी कि वहां पर हालात खराब होने का, जब मारिया भी कह रही थी और उनके मुंह से भी हमने जो सुना, आप उसको एग्री करते उससे?
जी, यकीनी तौर पे अमेरिका इस वक़्त सियासी तौर पे तक़सीम है, मुकम्मल तौर पे तक़सीम है और इसकी झलक हमने जो है वो गुज़श्ता इंतख़ाबात में देखी। कुछ आपने जिसका ज़िक्र किया 6 जनवरी का, लेकिन ये सिलसिला इससे पहले जो है वो शुरू हो चुका था। जब 2016 में ट्रंप पहली दफ़ा कुर्सिए सदारत पे बैठे अमेरिका की, तो उसके बाद जो उन्होंने इक़दामात लिए, उसका रद्द-ए-अमल जो है वो हमने देखा जो 2 साल के बाद 2018 में मिड टर्म इलेक्शन हुए थे, उसमें एक बहुत तक़सीम हमें दिखाई दी उस इलेक्शन में। मैंने खुद उस इलेक्शन को ऑब्ज़र्व किया था, उस मिड टर्म इलेक्शन को भी देखा वहाँ पे। तो वहाँ जो इमिग्रेंट्स थे, जो डेमोक्रेट्स थे, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा शिद्दत पाई जाती थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लॉबिंग की, बहुत ज़्यादा अपनी कैंपेन की और इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशंस पे हमें दिखाई दिया कि उन स्टेट्स में जो कि स्विंग स्टेट्स कहलाते थे, वहाँ पे भी डेमोक्रेट्स का जोर जो है वो उन्होंने काफ़ी तगोदो दिखाई और उसके नतीजे में फिर हमने देखा कि एक हाउस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से चला गया और उसके बहुत सारे लोग, जैसे नई चीजें हुई अमेरिका की तारीख में, जैसे 2 मुस्लिम खवातीन जो है वो पहली दफा कांग्रेस की जो है वो रुकन मुंतखब हुई और उसके बाद डेमोक्रेट जो है वो 2020 में जो है वो इसी शिद्दत और इसी जज्बे के साथ आते हैं एक रद्द-ए-अमल के तौर पे और वो ईवान सदर में जो है वो आ जाते हैं। वो कचरे वाली कहानी को भी मैं लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने अभी एक ब्रेक भी लेनी है। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दी, अपनी आरा से आगाह किया। आसिफ अली भट्टी और आमिदुल मशरकी से भी मैंने बात करनी है इसी हवाले से, इसके एक दूसरे पहलू को देखते हुए। मैं लेता हूं वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। और हमारे साथ आसिफ अली भट्टी भी मौजूद हैं। आसिफ साहब, हालात क्या कह रहे हैं अमेरिका के? आप इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं? क्लेम तो सब कर रहे हैं कि जी जिसे कहते हैं ना, उन साड़ी बारी पाकिस्तान की तरह जो बात होती है, लेकिन असल हकीकत जो है, जो लफ्जी गोलाबारी और जो इल्जामात एक दूसरे पर लग रहे हैं, ट्रंप साहब के ऊपर जो हमला हुआ आपको पता है, दूसरा कोशिश की गई, क्या ग्राउंड रियलिटीज क्या है? उन्होंने तो जो इंदिया दिया बड़ा खतरनाक दिया है और उनके जो एडवाइजर पाकिस्तान आए उन्होंने कहा कि शायद ये अमेरिका की तारीख में आखिरी इलेक्शन हो अगर धांधली की गई तो। आसिम, बहुत शुक्रिया एक तो प्रोग्राम में मुझे लेने का, और दूसरी बात यह कि अमेरिका की जो इंतखाबात हैं, ये चौथा इंतखाब है जो कि मैं कवर कर रहा हूँगा और आप इस बात को अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या भारत के, मैंने इलेक्शंस देखे, यूके के इलेक्शंस देखे, दुनिया भर के इलेक्शंस को खुद जाके मॉनिटर भी किया, कवर भी किया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपने तौर पे प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने से मुराद ये कि जर्नलिस्ट जो हैं हम सब, आपने पहली दफा देखा कि वाशिंगटन पोस्ट ने इनकार किया इस बात से और उनकी आधी से ज्यादा एडिटोरियल टीम जो है वो रिजाइन कर चुकी है कि वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा, कौन कुर्सी सदारत पर इस मनसब पर फायज होगा। और इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो अभी आर्टिकल लिखा है 2 रोज पहले, वो बड़ा ही खतरनाक है कि द करप्शन इज द नंबर 1 इशू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नाउ। ट्रू। और यंगस्टर्स जो है खास तौर पे अलार्मिंग था बल्कि। जी, इस वक्त जो है वो 4.6 के करीब मिलियन के करीब जो है यंगस्टर्स हैं। जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं कि 60% आबादी यूथ की है, तो अमेरिका के अंदर भी यही हुआ है कि ये सब लोग इसको अननोटिस करते रहे कि यंगस्टर्स का वोट कैसे कैच करना है हमने। और हमने आधी से ज्यादा जो आबादी है, जो कि 11 या 12 करोड़ वोटर्स हैं, उनमें से जो आधी आबादी होगी वो यंगस्टर्स की होगी और वो नए सोशल मीडिया की पैदावार हैं। उनके पास बहुत सारा नॉलेज है, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोसेस करना बड़ा जरूरी है और जिनको सही बताना बड़ा जरूरी है। बहुत ज्यादा मैं चूंकि यूनिवर्सिटीज के साथ इंटरेक्ट करता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर एकेडमिक गुफ्तगू थोड़ा सा करूंगा, आपकी शायद प्रोग्राम में लोगों को ना पसंद आए, लेकिन अमेरिका के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। और अमेरिका के अंदर जब मैं 2016 का अली ने अभी जिक्र किया, मैं इलेक्शन कवर कर रहा था और मुख्तलिफ स्टेट्स में था, तो वहां पे अर्ली वोटिंग से हमें ये इंप्रेशन मिल रहा था कि पहली दफा की खातून जो है हिलरी क्लिंटन उनके प्रेसिडेंट बनने जा रही हैं। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि रात के तकरीबन 11 बजे मैं ट्रंप पार्टी में था और डेमोक्रेट्स की पार्टी में था और वहां पे नताइज जो है ना वो स्विंग करके ऊपर जा रहे थे। लेकिन वही जो स्विंग स्टेट्स जिनका हम जिक्र करते हैं 9 के करीब हैं, वहां की 4 स्टेट्स का जैसी नतीजा आया, उनका किरदार अहम है। पैर फूल गए थे डेमोक्रेट्स के। और यकीन आप करें कि विद इन फ्यू मिनट्स 12 बजे से पहले तमाम वो हाल खाली हो गया और हमें भी वहां से निकल के ट्रंप पार्टी में जाना पड़ा क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा केक रखा हुआ था और ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए। अब की बार बहुत ही अनप्रेडिक्टेड इसलिए है, एक तो यंगस्टर्स का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा उन्हीं यंगस्टर्स पे डिपेंड करते हुए
इंटरनेशनल दो सिनारियोज हैं। एक है लोकल सिनारियो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, मकामी इश्यूज हैं, नेशनल पॉलिसी, नेशनल इश्यूज, दैट इज नंबर वन। मैंने आपको बताया मईशत है। दूसरा सबसे बड़ा इशू है यहाँ इमिग्रेशन का, और तीसरा बड़ा इशू है यहाँ पे इस्तेकाते हमल का, जिसके बारे में शायद हम डिस्कस भी ना कभी करते हो। जी बिल्कुल, लेकिन लॉ बन गया है वहां पे। जी बिल्कुल, उसको भी बड़ा डिस्कस किया गया था, प्री इलेक्शन कैंपेन्स में भी ये चीजें चल रही थी। आसिम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम जिसको शायद पूरी दुनिया भी देख रही है, वो पैलेस्टीनियन इशू है, यानी गजा के अंदर जो कुछ हुआ है, और उसके बाद लेबनान के साथ, और फिर इजराइल का इशू है, और साथ में रशिया और यूक्रेन का इशू है, फिर चाइना की मामलात है। तो दो इंतहाएं हैं अमेरिका के अंदर, एक नेशनल पॉलिसी है और एक इंटरनेशनल पॉलिसी है। नेशनल पॉलिसी के ऊपर लोग बहुत डिवाइडेड हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि डेमोक्रेट्स जो हैं वो अवाम, गरीब लोगों की या मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि ट्रम्प जो है वो अपर क्लास की नुमाइंदगी करते हुए उनके ऊपर टैक्स कंटिन्यू करते हैं, अमीर को अमीर बनाना चाहते हैं। इसको हम मजीद कंटिन्यू करते हैं। हामिद अल-मशरकी साहब की तरफ आऊंगा। हामिद साहब, बात ये आती है कि वो कहते हैं ना, बंदा साडा आवे ही आवे। यहाँ पे तो पाकिस्तान में ये नारे लगना शुरू हो गए हैं। एक खास सियासी जमात की बात करूंगा जिनके ख्याल में कि अगर वो आ जाए तो 2 मिनट लगेंगे, चीजें रिवर्स हो जाएंगी, हुकूमत में वापस आ जाएंगे, फला छूट भी जाएगा, फला बानी पीटीआई का ये हो जाएगा। ये साजिद खान साहब की जो पिछले प्रोग्रामों में मैं देख रहा था, और जिस तरह उन्होंने साजिद खान तारड़ साहब ने बोला कि जी ये अमेरिका के इलेक्शन है, कोई पतोकी के नहीं है। उन्होंने एक बड़े सीनियर हमारे साथी उनके प्रोग्राम में ये बात की। कैसे देखते हैं आप इसको? आसिम, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने मुझे मुश्किल सवाल में फंसा दिया। ये बाहर वालों से करते सवाल तो आसानी थी, आपने अपने स्टूडियो में बिठा के। इसका जवाब मैं आपको जवाब दूंगा, पहले आप जवाब दे लें। नहीं आसिफ भाई, आपको वीपीएन नहीं लगाना पड़ता, इनको वीपीएन लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी सही है। अच्छा, मजे की बात आपके प्रोग्राम में बैठे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूंगा सबसे अहम बात इसके अंदर ये है, सबसे अहम, कि अमेरिका के इलेक्शन का जो भी रिजल्ट हो, हमें सबसे अहम बात ये समझनी है कि अमेरिका में पॉलिसी शिफ्ट इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये जो तासुर दिया जा रहा है, और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो बुशरा बीबी की रिहाई है, फिर बुशरा बीबी का पेशावर से लाहौर आना है, ये सारी चीजें किसी न किसी अंदाज में जो है वो अमेरिकी इलेक्शन से जोड़ी जा रही। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं आसिम, इसके अंदर मैं पिछले चंद दिनों से शहर इक़्तिदार में हूं, मैं देख रहा हूं कि वाकई हुकूमती हलकों में बेचैनी है। हुकूमती हलकों में कुछ वज़रा और कुछ एमएनएज और जो हैं वो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि शायद कोई मामला हाथ से जा। ये 4 दिन बड़े नर्व्स ब्रेकिंग है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर भी नर्व्स ब्रेकिंग हो गए। मतलब कहते हैं ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हाँ, मतलब हमारा लेना देना है ना कुछ है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहरहाल क्योंकि इतना एक हाइप क्रिएट हो गई है तो कुछ ना कुछ होगा। मतलब ट्रंप बहरहाल एक सरप्राइज करने की सलाहियत तो रखते हैं, और वो आपको याद ही होगा कि चाहे वो पाकिस्तान के हवाले से हो, मोदी के हवाले से हो, या उसके वो एटम बम, वो नॉर्थ कोरिया का जो है उसके हवाले से हो, यानी मतलब उनका एक अंदाज है जिसमें वो सरप्राइज करते रहे हैं पूरी दुनिया की लीडरशिप को, या दूसरे अंदाज में। एक बात मैं आपको बताऊं, अमेरिकी इलेक्शन दुनिया की तारीख का महंगा तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमेरिकी इलेक्शन दुनिया की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन हो रहा है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, उसकी वजह है अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम। आज अमेरिका की तारीख में 3 इलेक्शन ऐसे हुए हैं। अल गोर बुश का इलेक्शन हुआ, वोट नंबर ऑफ वोट किसी को ज्यादा मिला, इलेक्शन कोई जीता। ठीक हो गया। हिलरी क्लिंटन और ट्रंप का इलेक्शन होता है, वोट ट्रंप को कम पड़ता है, हिलरी क्लिंटन को ज्यादा पड़ता है, ट्रंप सदर बन जाते हैं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात, स्विंग स्टेट्स की बात की गई है ना अभी, वो नौजवान जो इलेक्टोरल वोटिंग है ना, जो स्टेट्स के पास जो नंबर ऑफ वोट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो बैलेंस नहीं है। यानी आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में जितने भी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं वो इसको क्वेश्चन करते हैं कि वहां पे जो पुराने अंदाज में कि कुछ ऐसी रियासतें जहां के सिंगल वोट की अहमियत कम है एज कंपेयर टू पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और विस्कॉन्सिन और नॉर्थ कैरोलिना में अब आ जाए तो काला वोट ज्यादा है, स्याह फार्म वोट ज्यादा है। और तारीख में पहली बार देखा जा रहा है कि स्याह फार्म, इनको नस्ल परस्त भी जाना जाता है जी, उसके अंदर ये भी बड़ा देने जा रहे हैं। ट्रेंड ये हुआ है कि ट्रंप की तरफ आ रहा है वोट, और उसकी वाहिद वजह ये है जो भी आपने शुरू में कहा कि जो यूथ है वो जो है वो बहरहाल चाहती है कि कुछ अमेरिका के लिए किया जाए, ना कि अमेरिका को जंगों में धकेला जाए। ट्रंप के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अमेरिका की तारीख में सिर्फ 2 बार खवातीन ने इलेक्शन लड़ा है, और दोनों बार बदे मुकाबिल ट्रंप है। और ये भी हिस्ट्री है। आप देखें कि कितनी चीजें इकट्ठी हो रही है। सो इट इज नॉट नॉर्मल इलेक्शन, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शन, और बिल्कुल पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, और देखना होगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। और आखिर में एक छोटी सी बात बताऊंगा, वो ये
कि ट्रंप का बयानिया वही बन रहा है जो यहाँ के सियासतदानों का होता है जी, कि यही तो बात मेरे खिलाफ, यही तो मैं बात कर रहा था, एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ, मीडिया मेरे खिलाफ, नहीं वो यही कह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट मेरे खिलाफ, मीडिया मेरे खिलाफ, और अगर मैं इलेक्शन में धांधली हुई तो मैं आवाम को सड़कों पे ले आऊंगा। और सारा कुछ ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन जो है नाम अमेरिका का लग रहा है और इलेक्शन कहीं यहाँ कराची या लाहौर का हो रहा है या दिल्ली या बॉम्बे का हो रहा है। पत्तों का बोला गया था। बिल्कुल पाकिस्तान की अली फुरकान, मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बात तो तय है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सियासी हालात हैं वो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होते जा रहे हैं और हो गए थे जो पिछले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कुछ हमने देखा। आप क्या समझते हैं कि डिफेंस कॉम्प्लेक्स की बात करें, एलन मस्क जिस तरह इनको सपोर्ट करें, इन्वेस्टमेंट करें, तो एक फिल्दी अमाउंट है जो सबसे महंगे इलेक्शन इनको डिक्लेयर किया जा रहा है। इन्वेस्टर्स या डीप स्टेट जो है वो इसके अंदर कार फरमा है, यानी कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। यकीनी तौर पे जिस तरीके से हमें चीजें देखने में मिली, बहुत सारी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं पाकिस्तान की सियासत और अमेरिका की हालिया सियासत में। जिस तरीके से हमारी अदलिया हमारे सियासतदानों को नाअहल करती है, उनके खिलाफ मुकदमात बनाती है, इलेक्शन से पहले उनकी जो है वो साख मुतासिर होती है उन मुकदमात से। इसी तरीके से आप देखिए कि वहां पे भी मुख्तलिफ रियासतों में जो है वो मुकदमात बनाए गए। उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ से केसेस जो है वो नए इलेक्शन के बिल्कुल करीब आके जो है वो उन केसेस का आगाज किया गया। तो ये चीजें बिल्कुल हो रही हैं। उसके साथ साथ अभी से कंट्रोवर्सीज जो है वो अर्ली वोट जो है उसके ऊपर वो 6 करोड़ वोट जो पड़ गए उसमें हंगामे देखे हमने, बैलेट पेपर जला दिए गए। ये दोनों पार्टीज की ये पॉलिसी है और दोनों की ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो अर्ली वोट में अपना कास्ट करवाएं। यही पिछली दफा ट्रंप जो अपना हारे थे इलेक्शन, उसकी एक वजह वो अपनी ये नाकामी की ये समझते हैं कि जो बैलेट वोट था वो जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन को ज्यादा पड़ गया था। इस वजह से इस दफा उनकी भी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट है वो अपना अर्ली वोटिंग में डलवा दिया जाए। इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि रिपब्लिकन्स ने इलेक्शन डे के लिए 80,000 वॉलंटियर्स अपने जो है वो तैयार कर रखे हैं, जिसका मकसद उनका ये है कि उस दिन अगर कुछ ऐसी चीज होती है, नताइज उनकी मतलब हक में नहीं आते हैं या उनकी वो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, 80,000 लोग उन्होंने वॉलंटियर्स तैयार कर रखे हुए हैं जो कि उस दिन उस इलेक्शन प्रोसेस के अमल के ऊपर जो है वो निगरानी करेंगे। इसी तरीके से डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी अपनी जो है वो तैयारी कर रखे हैं और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जो कि वाज़े तौर पे उनके साथ है। उसके साथ साथ जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पे भी जो है, ये आपको हैरत नहीं होगी आसिम साहब, अगर इलेक्शन के दिनों में दोनों जमातों के नताइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, कुछ जो लोग हैं उनको तोड़ा जाए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत हाल भी जो है वो पैदा हो सकती है। और इसके ऊपर दोनों जमातों ने पहले से काम कर रखा हुआ है, ये हमें इतलात जो है वो मौजूद है और आसिफ अली भट्टी इस पे आपको मजीद बता सकेंगे कि ये एक पहले भी ये कोई नई बात नहीं है अमरीकी इंतखाबात के हवाले से, माजी में भी ऐसा होता रहा है और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर जो है वो दूसरी जमातों के जो वोट हैं वो तोड़े जाते रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए। जी आसिफ भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भट्टी साहब ये बताइएगा कि जब हम फुरकान साहब ने जिस बात की तरफ इशारा किया है वो सियासत इस वक्त अमेरिका की तारीख के आखिरी इलेक्शन की तरफ लेके जा रही है, जो कि कहा गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की बात की जाती है, सिस्टम की बात की जाती है। तो आपको ये अवामिल ऐसे ये चीजें जो मूव हो रही हैं, जो एक तेजी से एक मामलात की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं इसी तरह? मैं इस स्टेटमेंट को उसी तरह समझूंगा जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि जिस दिन नया प्रेसिडेंट आएगा वो कुर्सी पे बैठते साथ ही थानेदार को फोन करेगा या जेलर को फोन करेगा और काडा साडा बंदा बाहर। हालांकि हकीकत ये है 79 डेज चाहिए हैं प्रेसिडेंसी संभालने के लिए। 79 डेज के बाद जो भी जीतने वाला है वो अपनी सीट पे बैठेगा। उसके बाद उसके पास जो दो अहम अमूर हैं, एक मैंने पहले भी जिक्र किया है, नेशनल अफेयर्स हैं, दूसरे इंटरनेशनल अफेयर्स। आपको अगर थोड़ा सा मैं उसका बैकग्राउंड बता दूं तो थोड़ा सा आवाम के लिए जरा नॉलेजेबल बात हो जाएगी कि जब ट्रंप भी प्रेसिडेंट बने थे पहली दफा 16 के बाद और हम लोग गए वाशिंगटन DC, तो हमें ये पता चला कि वो लोगों से मुलाकात नहीं कर रहे और उन्होंने 3 महीने के लिए टाइम जो है ना वो टाइम आउट लिया हुआ है और वो उस पर सारा फोकस कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है, उनको एस्टेब्लिशमेंट और बाकी पॉलिसी दी जा रही, पॉलिसी दी जा लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आसिफ भाई, मैं इस पे यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अभी
आसिफ भट्टी साहब, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, मैं वक्फा लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इसी जगह से हम शुरू होंगे। मेरा इसके हवाले से एक बहुत अहम सवाल भी है, इसी को रिलेट करता है बात को। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आसिफ अली भट्टी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, बात वहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिए कि इस वक्त जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से बात की जा रही है, जो ट्रंप साहब पे इल्जाम लगा, ट्रंप साहब ने बाइडन और डेमोक्रेट्स पे इल्जाम लगाया कि धांधली की गई है और हैकिंग की गई है, तो रशियन इन्वॉल्वमेंट की बात की जा रही थी। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि 5% तो धांधली होती है, ये तो अंडरस्टूड है, वो खुद मानते हैं। तो आप समझते हैं कि इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, धांधली का मैं फ्रैंकली बताऊं कि मैंने जितने इलेक्शंस कवर किए हैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के, इसमें धांधली का जो अंसर है उसको आप ये कह सकते हैं कि वोट जाया किए जाते हैं। जो यहाँ पर दो तरह से वोटिंग होती है, एक तो अर्ली वोटिंग होती है जो कि 21 तारीख को 21 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक होती है, जो कि मुकम्मल हो गई है। अब दूसरा मरला इसका 5 तारीख को होना है। तो उसमें जो डाक के जरिए या जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जरिए जो वोट कास्ट किए जाते हैं, या लोग जो हैं वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाके अपने वोट कास्ट करते हैं और उनके वोट पर असरअंदाज हुआ जा सकता है इन टर्म्स कि वहां का कैंडिडेट उसको कैसे एक्सप्लॉइट करता है। ये बातें उस हद तक तो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अभी ये टोटल फेलियर हो चुका है यहाँ पे। ट्रंप की जहां तक बात है, ट्रंप बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। मैं इससे मिला था 2013 में नेवाडा में, और ये उस वक्त जर्नलिस्ट की एक एसोसिएशन की मीटिंग थी, उसमें इसने ये कहा था, एक नया बंदा आया रेसलर के तौर पे मैंने इसको देखा हुआ था, तो इसने कहा कि आई वांट बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और अगली दफा मैं ही सदर होऊंगा। आप सोचें कि सिर्फ 3 साल के अरसे में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। अच्छा, मामला ये है कि ट्रंप ने जो अभी इल्जामात लगाना शुरू कर दिए हैं, उसकी एक मिसाल हमारे पास पाकिस्तान से मौजूद है कि जब भी कोई भी कैंडिडेट जिसको नजर आ रहा होता है कि सारे हवा उसके खिलाफ चल रही है या किसी हद तक हवा उसके खिलाफ चल रही है, तो वो धांधली के इल्जामात लगाता है। मैं ये अभी तक जो असेसमेंट है, मैं कोई अपनी असेसमेंट देना नहीं चाह रहा, लेकिन सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि जो नौजवान हैं वो इस वक्त इस बात पर ज्यादा फोकस्ड है कि अमेरिका का बुनियादी मसला इस वक्त करप्शन बन चुका है, क्योंकि इदारा जाती तौर पर इन्हितात नजर आया है। बहुत सारे इदारे जो हैं वो काम उस तरह से नहीं कर रहे, चाहे वो अदलिया को भी बीच में शामिल कर लें। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रंप आए थे तो उन्होंने अपनी मर्जी के जज, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जज लगा लिए जी, ऐसे ही था। 6 लेफ्टिस्ट जो हैं वो जज लगा दिए उन्होंने वहां पे जी। मैं वही तरह के फैसले देते थे जो गवर्नमेंट फैसले करती थी। अभी वहां पे इस वक्त जी मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं क्योंकि वक्त थोड़ा महदूद है। मैं आपसे बात करूंगा। अली फुरकान साहब, ये बताइएगा कि मैं इसका कोई आंसर जानना चाह रहा हूं कि जो अभी पोलिंग हुई है, यानी कि 6 करोड़ जो अफराद थे या सिटीजन्स थे, उन्होंने वोट दे दिया और उसके बाद ये मरहलावार चल रहा है सिलसिला, उसमें नताइज को देखते हुए क्या नजर आ रहा है आपको? कि इस वक्त दोनों जमातों का जोर जो है, मैंने जैसे अर्ज किया कि था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्ली वोटिंग में शामिल कर लिया जाए। अब देखिए, जिस तरीके से यहाँ वहाँ पे वाकयात हुए हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये रिपोर्ट हो चुका है और साबित हो चुका है कि वो जाली वोट भी जो है वो डले हैं। जो जिस तरीके से वाकयात हुए, तो जिन स्टेट्स में डेमोक्रेट्स की हुकूमत है, जहां उनकी असर अंदाज हुए हैं, वो यकीनी तौर पर असर अंदाज होंगे, और वो स्टेट जहां पे रिपब्लिकन की हुकूमत है, वहां पे वो असर अंदाज हुए होंगे। तो ये बड़ी वाज़ेह सी बात हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन फिर फैसला चूंकि उन स्टेट्स में होना है जो कि स्विंग स्टेट्स हैं, वहां किस हद तक असर अंदाज हुए हैं और कितने कौन असर अंदाज हो चुका है, यही जो है वो फैसला सामने जो है वो बताएगा जब रिजल्ट नताए जाएंगे। हामिद साहब, आप क्या देखते हैं कि दुनिया पर इसके असरात क्या होंगे? जिस तरह ट्रंप की पॉलिसी पुल आउट की है, यानी कि वो जंगे खत्म करने की बात करते हैं, अफगानिस्तान की मिसाल थी, गल्फ के हवाले से, यूरोप के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ये क्या नजर आता है आपको? क्या सिचुएशन होगी? आसिम, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज सबसे बड़ी ये कि तारीख में पहली बार अमेरिका के इंतखाबात में यूरोप कंसर्न है कि अगर ट्रंप जीतते हैं तो यूरोप को बहुत सारे कंसर्न हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि वो यूक्रेन वॉर में अमेरिका का जो पैसा टैक्स पेयर का जाया हो रहा है वो उसको खत्म करेंगे और अमेरिका जो है एक तरह से पुल आउट करेगा, और यूरोप जो है वो इसको बड़ा मैस समझेगा अगर यूक्रेन वॉर इस अंदाज में खत्म होती है जिसमें रशिया की बज़ाहिर विक्ट्री होती है। दूसरी बात ये कि यूरोप सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का हामी है और समझता है कि क्लाइमेट चेंज दुनिया का सबसे बड़ा मसला है, और ट्रंप का ख्याल यह है कि क्लाइमेट चेंज एक धोखा है, ड्रामा है। और ट्रंप पिछली बार भी कह चुके, इस बार वो कह चुके कि वो पेरिस एकॉर्ड से बाहर आएंगे जो क्लाइमेट चेंज की
बाइबल समझी जाती गल्फ है। की क्या सूरत है और तीसरी बात यह है कि गल्फ के अंदर मैं ये बात बता दूं आपको कि मुसलमान मुमालिक जो हैं वो ट्रंप से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उसने किसी मुसलमान मुल्क पे अपने 4 साल में हमला नहीं किया। वो अभी भी ये कह रहा है कि जिस दिन वो प्रेसिडेंट बना वो लबनान की जंग खत्म कर देगा, यमन पे अटैक खत्म करा देगा और साथ ही इसराइल को जो है वो बमबारी से रोक लेगा। इसराइल को बमबारी से तो मैं कहता हूं डेमोक्रेट भी अब रोकेंगे और रिपब्लिकन भी रोकेंगे, क्योंकि इसराइल इंतहा कर चुका है, उससे ज्यादा वो क्या तबाही मचा सकता है। लबनान, गजा, फलस्तीन, बस इसलिए कोई सबसे अहम बात बढ़ा यह दी है उसने, कि कोई हिस्सा नहीं ट्रंप छोड़ा। के ऊपर यूरोप जो है वो बड़ा वॉच कर रहा है और यूरोप बड़ा खौफ का शिकार है। देखना होगा क्या होता है। जी, मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपके ख्याल में जो आलमी सियासत है उसके मंजरनामे पे क्या तब्दीलियां देखेंगे आप? ये दूसरा पहलू है। एक तो मैंने मकामी सतह पे बात की नेशनल पॉलिसीज के हवाले से, इंटरनेशनल पॉलिसीज में बड़े कैनवस पे मैं बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल आसिम गलत इंप्रेशन है कि ट्रंप जो है वो जंगों का हामी नहीं है और उसने असला नहीं बेचा। सबसे ज्यादा असला जो बेचा गया है अमेरिका की हिस्ट्री में, करंट हिस्ट्री में, वो ट्रंप के दौर में बिका है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ इसने वार लाइक सिचुएशन पैदा की, कई ममालिक पर पाबंदी लगाई, मुसलमानों को निकालने की बात की और जो गैर मुल्की यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं वेस्टर्न बॉर्डर से, उनको रोकने की बात की, इमिग्रेंट्स की, और उनको निकालने के साथ साथ उनके बच्चों को केजेस में रखा गया। ये ह्यूमन क्राइम है बेसिकली। हम ये नहीं कहते हैं कि ये कोई आम क्राइम है, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ क्राइम है। एक बात यहाँ पे ये बड़ी अहम समझी जा रही है। दूसरी, किसी भी सूरत में आपको याद होगा किसने कहा था सऊदीया के साथ मैं ताल्लुकात नहीं रखूंगा, और पहला विजिट ट्रंप का सऊदी अरेबिया के साथ था क्योंकि $296 बिलियन की डील थी असला बेचने की। उसके बाद इसने कई ममालिक को, चूंकि इनके बच्चे अब वही पाकिस्तान वाली मरूसी सियासत की अगर हम बात करें, इसका बच्चा, इसका दामाद और दूसरी तरफ जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं उनका साहबजादा, ये तमाम लोग जो है ना, ये यूक्रेन के अंदर हों या इसराइल के अंदर हों, ये अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं। ये हमें हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं, हमें बात बड़ी नपी तुली करनी चाहिए। कोई अपने आप को कहता है कि मैं स्पोक्स पर्सन हूं ट्रंप का, या उसके साथ मुझे सारी इतलात आती है, इंफॉर्मेशन आती है, तो ये बहुत ही हम माइन्यूट डिटेल्स को हम समझते हैं कि बड़ी माइन्यूट डिटेल्स आ रही हैं। ये एक वो कहते हैं कि एक बॉटम लाइन होती है, क्योंकि देखें जो यहाँ के लोग हैं वो इस सियासत को समझ चुके हैं। मैंने अर्ज किया कि यंगस्टर्स का जो वोट है वो बहुत इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया इस दफा। डिफरेंस क्रिएट करेगा। देखिएगा कि ये जो इस दफा ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, शायद इनका किरदार भी बड़ा मिनिमाइज होगा। इसलिए मैं क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स हैं, भट्टी साहब लास्ट 2 मिनट्स हैं, मैं अली फुरकान से बात करना चाहूंगा। अली फुरकान, आप क्या देख रहे हैं कि नताइज में जो वोटर्स हैं उसमें यूथ का, जिस तरह आसिफ अली भट्टी ने भी बात की, उनका कितना किरदार होगा? जिस इलेक्शन चूंकि बहुत ज्यादा जिस तरह कहा जा रहा है कि उसको वाज़े तौर पे नहीं बयान किया जा सकता और बहुत कम मार्जिन होगा जो आमतौर पे तबसरे, तो उसमें हर कम्युनिटी का हर जो एज ग्रुप है उसके वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। और अब देखना ये है कि दोनों जमातें में से कौन सी जमात अपने वोटर को ज्यादा लेके आ पाती है। दोनों इस वक्त चार्ज हैं, डेमोक्रेट्स के सपोर्टर वो भी चार्ज हैं, रिपब्लिकन के जो सपोर्टर्स हैं उनके जो वर्कर्स हैं वो भी ठीक है। मुझे ये बताएं, तसादुम की सियासत की तरफ ट्रंप इशारा कर रहे हैं और पीछे किया भी उन्होंने पिछले जो इलेक्शन के नताइज के बाद, तो आप समझते हैं कि तसादुम को रोकने के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाई गई है वहां पे? जी, ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि वहां पे कोई फेडरल सतह पे कोई ऐसा इलेक्शन कमीशन, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तमाम रियासत की सतह के ऊपर होते हैं। इलेक्शन का तमाम अमल रियासत की सतह पे है, तमाम इंतजामात काउंटी और रियासत की सतह पे किए जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई निजाम आ नहीं सकता और इसी वजह से जो तसादम के खतरात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और हर रियासत का कानून भी फर्क है। ये भी अगर आप देखें 50 रियासतों में अगर आप जाएं तो हर रियासत के लिए उनका अपना कानून है। तो इन तमाम चीजों को देखते हैं। आप कैसे देखते हैं? हमें सब लास्ट वर्ड्स में चाहूंगा आपके। मेरा ख्याल ये है कि बहरहाल कांटेदार मुकाबला है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि दुनिया के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा अमरीकी सदर आए जो अब अमन की बात करे, और सबसे बढ़कर ये कि इसराइल के बेलगाम घोड़े को लगाम दिया जाए और यूक्रेन की जो जंग है उसका पूरी दुनिया में रिसेशन हो रहा है, उसको फौरी तौर पर खत्म। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी साहब, अली फुरकान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हामिद उल मशरकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मारिया सुल्तान साहब हमारे साथ थी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।